नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सरकार का लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। इस बार के बजट में 11.37% की बढ़ोतरी भी की गई है, तो कई बड़ी घोषणाएं इस दौरान की गई। क्या खास रहा इस बार के बजट में, एक खास रिपोर्ट आप देखिए। सरकार का लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से इस बजट को लेकर सुझाव भी मांगे थे। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा, जो कि साल 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ से 11.37% ज्यादा है। इस बजट में राजस्व परिव्यय की बात करें तो 1,34,456.36 करोड़ और तो पूंजीगत परिव्यय 55,420.25 करोड़ रखा गया। इस सरकार का लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी हरियाणा वासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। विभागों के हिसाब से बजट पर नजर डालें तो कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए 7,570.77 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा गया, जो कि साल 2023-24 में 5,449.26 करोड़ था। यानी इस बार के कृषि एवं सहकारिता के बजट में 38.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन का बढ़ावा देने के लिए हमने दृश्य के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। 100 किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पराली जलाने की रोकथाम, प्रदूषण को कम करने की में भी किसानों की सहायता करने के लिए 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1,56,000 किसानों को पंजीकरण कराया। 23-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों में वितरित की गई। पराली जलाने के मामले 67% कम होकर 2303 हो गए हैं। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत
21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षित कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर आधार पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो डिफॉल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। राज्य का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.5 गुना है। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और उनकी सेवाएं शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें तो इस बार 11,939.86 करोड़ का बजट रखा गया, जो कि पहले 10,521.85 करोड़ था। यानी कुल मिलाकर सेवा क्षेत्र में इस बार 13.5% के बजट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो इस बार 2,968 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा गया, जो कि पिछली बार 2,446 करोड़ था। सरकार के तीसरे टियर यानी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता के सिद्धांत के समावेश के लिए हमारी सरकार समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं को एक परिभाषित फार्मूले के आधार पर यानी राज्य के स्वयं के कर राजस्व यानी एसओटीआर के 7% और 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर और इसी तरह केंद्र राज्य हस्तांतरण की तर्ज पर धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है।
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आवंटन स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं ने सौंपे गए कार्यों की प्रकृति व प्राथमिकता स्वयं निर्धारित कर सकती है। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 24-25 के लिए ये प्रावधान 2968 करोड़ रुपए का है, जो लगभग 20% की वृद्धि की गई है। जिला परिषदों के 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है, ताकि वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल सकें। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेवारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। जिला परिषदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के चौपालों की मरम्मत के लिए धन की मांग है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन चौपालों का सही रखरखाव और प्रयोग हो, मैं राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इन चौपालों की मरम्मत की मांग ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है या जनसंवाद कार्यक्रम में उठाई जा सकती है। 59 ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि की है। मानदेय को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने 7,226.77 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया, जो कि पिछली बार 6,213.27 करोड़ था। कुल मिलाकर 17.11% की बढ़ोतरी ग्रामीण क्षेत्र के बजट में देखने को मिली है। वहीं शहरी स्थानीय निकाय के लिए 2,428 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया, जो पिछली बार 2,001 करोड़ था। साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए इस बार 5,980.50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो कि पिछली बार 4,323.42 करोड़ था। कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र के लिए इस बार बजट में 38.32% की वृद्धि देखने को मिली है। उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी जाएगी। ये राशि आंशिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आवास दायित्वों के तहत प्रदान की जाएगी और राज्य बजट से भी आंशिक रूप से पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया, मैं ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 1 लाख रुपए तक की राशि का लाभ देगी, ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद का प्लॉट गांव में खरीद सकें। खेल क्षेत्र की बात करें तो इस बार 578.18 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो कि पिछली बार 432.01 करोड़ था। यानी खेल क्षेत्र के लिए इस बार बजट में 33.84% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियां के आधार पर वर्ष 23-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023
दिसंबर में नई दिल्ली में 7 खेलों के लिए इसका आयोजन किया। खेलों में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 105 पदक जीतकर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया। मैं पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 24-25 में मुक्केबाजी, कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है। स्पीड क्लाइंबिंग ऐसा खेल है जो पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेल आयोजनों में से एक है। मैं राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। मैं वर्ष 24-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 432 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.83% की वृद्धि है। पिछले साल चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया था जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1,500 रुपए नाममात्र वार्षिक भुगतान करना होता है। मैं अब चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5,000 रुपए से अधिक 5,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हरियाणा अपने नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में निवारक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है। मैं वर्ष 23-24 में पंडित भगवतलाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक द्वारा किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है और शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हरियाणा के मरीजों को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण को इलाज की अपेक्षा रोगों की रोकथाम की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। इसके लिए वर्ष 2024 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में बाह्य रोगी देखभाल यानी ओपीडी शुरू की है। इस संस्थान का निर्माण वर्ष 2024-25 में पूरा होने की उम्मीद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हरियाणा ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दे दी है। वर्ष 24-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ईएसआई डिस्पेंसरी शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 24-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 7,731 करोड़ रुपए के संशोधन अनुमानों की तुलना में 23.89% की वृद्धि है। वहीं शिक्षा क्षेत्र के लिए बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल ने 21,187.46 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा, जो कि पिछली बार 18,344.29 करोड़ था। यानी शिक्षा क्षेत्र में इस बार 15.49% के बजट की बढ़ोतरी की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक वैश्विक ज्ञान समाज के विकास के लिए मूलभूत आधार प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में सीखने की दक्षता में सुधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों में से एक है। निपुण हरियाणा
मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। अब तक मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया। मैं शिक्षण 2024-25 में इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन शिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा। मैं उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह कॉलेज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा। मैं सभी सरकारी आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ई पुस्तकालय छात्रों को ज्ञान के भंडार तक पहुंच प्राप्त करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे। सरकार ने 16 जनवरी 2024 को मुफ्त छात्र परीक्षण सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है। ये योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खंड में लागू की जा रही है और इसका विस्तार अन्य खंडों में भी किया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थियों को रोजगार सक्षम बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों में 50 से अधिक रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों ने छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का प्रस्ताव है कि महाविद्यालयों, बहुतकनीकियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संस्थानों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 18,344 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49% की वृद्धि है। वहीं उद्योग क्षेत्र के लिए 922 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 761 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा पर्यावरण वन क्षेत्र के लिए 654 करोड़, पर्यटन और विरासत के लिए 242 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा। साथ ही सैनिक और अर्धसैनिक के लिए 140 करोड़ तो श्रम। मैं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। चाहे वे किसी भी रक्षक सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों, हरियाणा के वासी हों। सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 3 AFPI अर्थात आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट सशस्त्र बल तैयारी संस्थान ये स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51% की वृद्धि है। क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ का बजट रखा गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट को सदन के पटल पर रखा। कई बड़ी घोषणाएं भी इस बजट के जरिए सदन में की गयी। इस बजट में जहां डिजिटल हरियाणा की झलक नजर आती है, तो वहीं किसान, महिला सशक्तिकरण समेत कई विषयों पर खास फोकस किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से भी काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके, और इसीलिए इस बजट में खास प्रावधान इस बार किए गए हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।